अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः चैत्र कृष्ण द्वितीया दिनांक 26 एप्रिल 2024। भाव प्रकाश निघंटू वट। शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदशगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् निसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। वटो रक्तफल श्रृंगी न्यग्रोधा स्कंधजो ध्रुवः शीरी वै श्रवणो वासो बहुपादो वनस्पति वटशीतो गुरुर्ग्राही कफपित्त व्रणापः वर्ण्यो विसर्पदाहगना कषायो योनिदोषः। तो वट तो आसानी से उपलब्ध है। शीत गुरुग्राही कफपित्त व्रणापः कषाय वर्ण्य विसर्पदाह को नष्ट करने वाला और योनि दोष हो योनि दोष को दूर करने वाला। तो ठीक है, एक बार गोवा फड़के की किताब में देखते हैं। भरतखंडे वटवृक्षाः समुद्भवन्ति तेषां शाखासु बहवः पादपाः प्ररभाश्च उद्भवन्ति वटफलानि रक्तानि तोराणि च सन्ति पर्णानां वृत्तेषु प्रथमोद्भूत कुलितानि पल्लवप्रायणे रक्तानि शृंगानि दृश्यन्ते। तो पर्ण के जो वृंत है उसमें शुरू में एक मुकुली इस प्रकार से कली जैसा बनाते हुए पल्लव प्राय
रक्त श्रृंग निर्माण होते हैं। वटपत्र छेदनात् शुक्लम क्षीरम वहति। वटपरः त्वक् श्रृंगाणि क्षीरं च उपयुक्तं भवति क्रियासु। तो इतने सारे अवयव प्रयोग में लाए जाते हैं। मूत्र संग्रहणीयेषु द्रव्येषु वटः श्रीचरक मतेन। तो मूत्र संग्रहणीय में है वटस्य सर्वांगाणां रसः कषायः। विपाकः नियमानुसारेण कषायरसस्य विपाकः कटुकः। वटः शीतः पृथ्वी बाहुल्यात्। अन्यो गुणः वटः गुरुः कषायरसस्य पृथ्वी वायु बाहुल्यात् गुरुत्वम्। दोषेषु कार्यम्। शैत्यात् कषायत्वात् वटः पित्तं शमयति तथा वातं च प्रकोपयति। कषायरसत्वात् कफग्नौ भवति। तो पित्त कफ का शमन करने वाला और वात का प्रकोप करने वाला इस प्रकार का धातुशिष्ट कार्य। शैत्यात् कषायत्वाच्च रक्तगतं पित्तं कफं शमयेत्। पित्तं कफं च शमयति रक्तं च शोधयेत्। रक्तस्य प्रसादनं च कुरुते। विशेषेण तु रक्तं रोधयति कषायत्वात् गौरवाच्च। तो कषाय और गुरु होने के कारण रक्त स्तंभन इस प्रकार का और रक्त का पित्त और कफ का शमन करके रक्त का शोधन करने वाला इस प्रकार का। मले शरीरस्थं क्लेदं मेदश्च विशोषयति कषायत्वात् कट्वटः। क्लेदमेदो विशोषणात् मूत्रस्य संग्रहणं भवति वटे। क्लेद और मेद इनका विशोषण होने के कारण मूत्र संग्रहण करता है। सर्वेषु पित्तजेषु रक्तजेषु पित्तकफजेषु च रोगेषु वटस्य सर्वांगानि उपयुक्तानि भवन्ति। व्रणः सञ्जायते प्रायः पाकात् श्वेतपूर्वकात्। तत्र शोफे विसर्पे मत्सुरिकायां भगन्धरपीठिकावस्थायाम् उपदंशजे व्रणे च पाकस्य रक्षणार्थं रक्तदादिगणस्य पाने लेपने सेचने च उपयोगो भवति। तो शोथ विसर्प मसूरिका भगंदर पिटिकावस्था उपदंशज व्रण इनमें पाक न होने के लिए नेगरोदादि गण जो है वो प्रयोग में लाया जा सकता है। पान लेपन सेचन व्रणावस्थायां तो व्रणशोधनार्थं व्रणरोपणार्थं च वट वल्कलस्य क्वाथस्य प्रयोगः उपयुक्तः सुपयुक्त। तो वर्ण शोधन और वर्ण रोपण में वटवल्कल क्वाथ का प्रयोग उपयुक्त है। व्रणगत क्लेदस्य शोषणार्थं वटस्य क्वाथेन व्रणधावनं प्रशस्यते। प्रमेह पीडिकायां तथा मेदोदोषोद्भव पीठिकायां पाकशान्त्यर्थं वटस्य क्षीरस्य वल्कलस्य क्वाथस्य वा प्रसेचनम् उपयुक्तं भवति। तो मेदोदोषोद्भव पीठिका इसके पाक न हो या पाक शांत करने के लिए ये सेचन इसका उपयुक्त है। प्रमेहजे व्रणे कफमेधश्लेदोपशान्त्यर्थं वटक्वाथः प्रशस्तः। अस्थिभंगे संधिभंगे च वटवल्कलजाः कुशाः प्रशस्ताः। तो इससे कुशा भी बनती है और वो इसमें प्रशस्त अस्थिभंग में या संधिभंग में प्रशस्त है। ऊर्ध्वगे तथा अधोगे रक्तपित्ते नगरोधस्य अतिशयेन उपयोगः। गुदगते रक्तपित्ते वटप्रभवे श्रुतं क्षीरं वा वटशृङ्गैः श्रुतं पयः हितम्। विशेषतो विटपथ संप्रवृत्ते पयो मतम मोच रसेन सिद्धम। और उसके आगे की पंक्ति जो है वो न्यगरोध का वहां पे प्रयोग आया है। तो मोचर से सिद्ध क्षीर या फिर न्यगरोध सिद्ध क्षीर इस प्रकार का दिया जाता है। वैसे भूसवन में पैसा लक्ष्मण मूलम पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदम ये पहला श्लोक है। पहले दो चरण कि लक्ष्मणा मूल जो है वो पुत्र उत्पाद और स्थिति दोनों करने वाला है। अब लक्ष्मणा क्या है ये एक संदेहास्पद वनस्पति है लेकिन श्वेत डोरली लक्ष्मणा मानी जाती है और वो मिलती है इस प्रकार की। तो उसमें ये लक्ष्मणा मूल इस प्रकार का है। नासयास्येन वा पीतम वटशृंगाष्टकं तथा। अगली पंक्ति जो है वो नासा या मुख से
पीत, इस प्रकार से वटशृंगाष्टक, ये भी पुत्रोत्पाद स्थितिप्रद इस प्रकार का बताया गया है। तो आस्य से पीत भी बताया गया है, तो मुख से भी अगर ये लेते हैं तो भी ठीक है। नासा में, दक्षिण नासापुट में डालेंगे तो पुत्र की कामना कर सकते हैं, इस प्रकार से। और फिर मैंने कल्प बना के रखा है, नगरोध कल्प इसका। और वो मैं गर्भिणी स्टेटेंट अबॉर्शन जिनमें प्रवृत्ति है, उन सभी में प्रयोग करता हूँ अपान काल में नगरोध कल्प, इस प्रकार से। तो ये स्थितिप्रद भी है, इसलिए उसका भली भांति प्रयोग हो सकता है। मेढतः अतिप्रवृत्ते रक्ते वटप्रवरे श्रुतं क्षीरम तथा नगरोध वल्कलक वात से उत्तरो बस्ती प्रशस्ते। तो मेढ से अगर अति प्रवृत्त रक्त हो रहा है तो ये वटप्ररोह से सिद्ध क्षीर या नगरोध वल्कलक वात से उत्तर बस्ती, इस प्रकार प्रशस्त है। वैसे पुरुषों में उत्तर बस्ती बहुत ही कम किए जाते हैं, और ग्रंथों के अनुसार उसको बिठाना है, और फिर मेढ्रोत्थान होने पर ये कैथेटर डालना है अंदर, और फिर उस अवस्था में वो कैथेटर ज्यादा से ज्यादा प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता। लिटाकर बस्ती देते हैं तो वो ब्लैडर में चला जाता। और ब्लैडर में बस्ती अपेक्षित है नहीं है, ये एक अलग बात है। मूत्रकुक्ष, मूत्राघात वगैरह रोगों में, या मूत्र संचय हो गया है, उसमें कैथेटराइजेशन करते हैं, वो ब्लैडर में डायरेक्टली छोड़ते हैं और वहां से मूत्र बाहर निकल आता है। लेकिन जब हम बस्ती की बात करते हैं तो हमें वहां अंदर कुछ देना है। मेरे पास एक यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर और मसल इन्वेजिव इस प्रकार का था। तो उसको एलोपैथी में सलाह दी गई थी कि ब्लैडर निकाल दे, इस प्रकार। और ऐसा करते भी है, बहुत सारे मरीजों में करते हैं। तो वो पूछने के लिए आया था कि हम ब्लैडर बचा सकते हैं क्या। तो मैंने कहा कि मुझे 3 महीने कम से कम चाहिए, कि ब्लैडर रिटर्न हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बता नहीं सकते अभी। और इस बीच में अगर व्याधि बढ़ गया तो आयुर्वेद को दोष नहीं देना या मुझे दोष नहीं देना, इस प्रकार से। तुम अगर तैयार हो तो हम करते हैं। तो बोला ठीक है, चलेगा। उसकी सिस्टोस्कोपी हुई थी, और फिर टीआरबीटी कर दी गई थी, और उनको बोला था कि ये मसल इन्वेजिव है, तो पेरिटोनियम में स्प्रेड हो सकता है, तो बेटर ऑप्शन निकाल लो, इस प्रकार से। फिर हमने, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। वो सेल्समैन था एक साड़ी के दुकान में। दुकान एयर कंडीशन था, और काफी भीड़ रहती थी। तो जो भी कस्टमर्स आते उनको वो चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता, पानी पिलाता, खुद भी पीता था। लेकिन भीड़ होने के कारण मूत्र वेग अवरोध कर देता, जाता नहीं। और फिर उसको ये अचानक पता चला कि उसको यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो गया है, और वो भी मसल इन्वेजिव है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मूत्रेषु तो पानेषु प्राग्भक्तम शस्यते घृतम जीर्णांतिकम चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम् अवपीडकम एतच्च, ये अवपीडक स्नेहपान बताया है। तो मैंने अवपीडक स्नेहपान करवाना आरंभ किया। रात के भोजन के पूर्व 20 ml और सुबह 80 ml, वो उसका पचन होने पर। और रात में भोजन केवल दूध चावल दूध रोटी ऐसा लेना, ऐसा बताया। और फिर इसके साथ में पहले निरोह अनुवासन, अनुवासन निरोह ये दिए गए। और फिर उत्तर बस्ती के रूप में सहचर आदि कषाय, और उसमें सहचर तेल डाल के 40 ml तक, इस प्रकार था उत्तर बस्ती में। तो पहले मूत्र निष्कासन कर लेते थे, और फिर ये सहचर आदि कषाय इसमें छोड़ देते थे।
और उसमें मेरे ख्याल में हमने एक शिला जत्तू या चंद्रप्रभा भी डाली थी। तो ये सिलसिला 3 महीने तक चला। बस्ती इतने नहीं दिए, लेकिन केवल दूध पे मरीज को रखा फिर बाद में। और भीतर दवाई भी चल रही थी फिर एक बस में। 3 महीने के बाद फिर से सिस्टोस्कोपी हुई, तो पता चला कि लोकल रिकरेंस थोड़ा सा है, लेकिन मसल इन्वेजिव नहीं है। टीआरबीटी फिर से कर दी थी। फिर एक बरस के बाद फिर से एक बार सिस्टोस्कोपी हुई, और उसमें भी लोकल मसल लोकल रिकरेंस था। फिर से टीआरबीटी की, और फिर आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये काफी पुरानी केस है, 1998 की केस है। वो 5-6 बरस आता रहा, फिर उसने भी ट्रीटमेंट छोड़ दी इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर स्पष्ट रूप से हमें कुछ कारण मिल जाते हैं, मूत्र वेगावरोध यहाँ एक अहम कारण इस प्रकार का था, तो अच्छे नतीजे इसमें आ सकते हैं। तो शायद यहाँ वटक के बारे में भी सोचा जा सकता था। वैसे यूरिनरी ब्लैडर के काफी मरीज होते हैं जो मसल इन्वेसिव नहीं है, वो तो आते हैं। जो मसल इन्वेसिव है वो भी आ सकते हैं इस प्रकार से। इसके लिए अगर तैयार है तो ये बात अच्छी हो सकती है। अब ये ऑंको बीसीजी करके इंजेक्शन दिया जाता है, ये थोड़ा अजीब है। और उससे मैंने फायदा कम और नुकसान ज्यादा ऐसा देखा है। लेकिन लोग करवा लेते हैं क्योंकि वहां से सलाह मिलती है इस प्रकार से। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन में ये एक अच्छा पर्याय है। पुत्र प्राप्ति के लिए ये एक अच्छा पर्याय, बट ये अच्छा पर्याय इस प्रकार का है। और योनि रोगों में भी आगे आएगा ये। बट ये अच्छा पर्याय है। न्यगरोध शृंगान जर्जरी कृत तप्ते जले अहोरात्रम वासे तेनांबुना घृतम पचेत तच्च घृतम शर्करा माक्षकयुक्तम लेहयेत् अधोगे रक्तपित्ते ऊर्ध्वगे वापि तदुपयुक्तम बटस्य क्षीरम सशर्करम विशेषेण योनिमार्गकम रक्तम जयेत्। तो ये जो बात बताई गई है इस प्रकार नगरोध श्रृंग से सिद्ध घृत, ये पोषण में भी काम में आता है, क्योंकि बटर श्रृंग मिलना वैसे आसान नहीं होता। पेड़ पर चलने और चढ़ने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, वो निकाले। और 8 शुंग हर रोज लेने हैं। जनरली पीरियड्स मिस होने के बाद 8 दिन तक ये करना है, इस प्रकार से किया जाता। तो ये मामला काफी मुश्किल होता है। तो ये घृत करवा के रखेंगे, तो और घृत का 8 बिंदु का नस्य करेंगे दक्षिण नासापुट में, तो भी बात होती है। और थोड़ा भीतर भी ले ले इस प्रकार से। तो ऊर्ध्वग या अधोग रक्तपित्त में ये उपयुक्त ऐसा है। शर्करा माक्षिक युतम लेह अगर लेना है तो। और ये सशर्कर विशेषण योनिमार्गकम रक्तम जयति। न्यगरोध श्रृंगे ही श्रुतात् क्षीरात् समुद्भूतेन सर्पेषा शाल्योदनम शक्तो रसका नरः संधानार्थम अद्याप। तो ये एक अलग कल्पना है कि नगरोध से सिद्ध क्षीर और फिर उसमें से घी निकालना है। और उस घी के साथ क्षतोरस का जो नर है वो शाल्योदन सेवन करे संधानार्थम अद्याप, संधान के जरिए इस प्रकार से। तो पोस्ट कोविड में ये काम में आ सकता था। अर्थात ये बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत कम निकलता है घी इस प्रकार से। फिर भी उरक्षत इसमें संधान के लिए जैसे लाक्षा उपयुक्त है, वैसे ये भी उपयुक्त इस प्रकार की है। पित्तज छर्द्याम। वटोप्ररोह सिद्ध
प्रयोजक सिद्ध क्षीरस्य पिच्छाबस्ति घृतमाक्षक शर्करान्वितः उपयुक्तो भवति। जैसे मोचरस आया है उस प्रकार से वटप्ररोह सिद्ध क्षीर का पिच्छा बस्ती घृतमाक्षक शर्करान्विता उपयुक्त भवति। एक खास करके हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में करके देखना चाहिए। वटपल्लवे श्रुतं छागक्षीरं पित्तातिसारे रक्तातिसारे गुदपाके च पाने भोजने गुदसेचन से हितकरम भवति। इससे अगर सिद्ध छाग क्षीर किया जाए तो वो भी ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। पित्तातिसार रक्तातिसार गुदपाक इसमें पान भोजन गुदसेचन इसके लिए उपयुक्त इस प्रकार का है। तो खास करके अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसका जरूर प्रयोग करें। पित्तश शर्दाम शर्दाम दुर्जयाम तृष्णायांच वटशृंगावरोहजः क्वाथः शीतकषाय वा क्षौद्रयुक्तः पीतः छर्दिं ज्वरम अतिसारम मूर्छां दुर्जयां तृष्णांच हन्ति। तो क्वाथ या शीत कषाय क्षौद्रयुक्त ये पान करने से छर्दी ज्वर अतिसार मूर्छा और दुर्जया तृष्णा ये ग्रंथों में ही कहीं आया होगा। मुझे अभी संदर्भ याद नहीं है। तो ये जरूर कर सकते हैं। केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में ये होते हैं। सर्दी ज्वर अतिसार इस प्रकार से। तो ये वहां पे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। प्रमेह मूत्र संग्रहणात्वात् सर्व प्रमेहेषु वटस्य उपयोगः तत्र विशेषण पित्तजमेः मेहस्य उपद्रव शांत्यर्थम पिटका शांत्यर्थम च निरोधस्य उपयोगः। तो सभी प्रमेह में बच्चावसर वटशृंग को पोंसवन के लिए फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी में पुष्य नक्षत्र में गौशाला से लाकर मत्स्य देते हैं। पहले महीने में ही देते हैं। ये थोड़ा अच्छा है इस प्रकार से। तो वास्तव में ऐसा है कि व्यक्ति भवति मासे नहीं उसके पहले दूसरी क्लीबा क्रमात् तेभ्यः ये 1.5 महीने में शुरू हो जाती है प्रक्रिया और 2 महीने तक ज्यादा से ज्यादा चलती है। तो उसके पूर्व 2 महीने के पूर्व जो भी पुंसवन करना है चाहे स्त्री संतति के लिए या पुंसवंतति के लिए वो उसी काल में करनी है। वैसे देखा जाए तो रजत प्रवृत्ति को पहला दिन मानकर फिर वहां से 4 6 8 10 12 वगैरह वगैरह इन दिनों पर व्यवहार अगर होता है तो पुंगर्भ होने की संभावना ज्यादा होती है। वो पहले कर लेना चाहिए। इच्छेताम यादृशम पुत्रम तद्रूप चरितांश तो ये भी बात बताई गई है कि जिस प्रकार के पुत्र की कामना है उसका उस जैसा आचरण उस पति पत्नी को करना है इस प्रकार से। और फिर पीरियड्स मिस होने पर ये देना है इस प्रकार से। वैसे भी वटशृंग का इस तरीके से प्रयोग बाकी भी कुछ प्रयोग है। लाजा का इस प्रकार का वगैरह इस प्रकार के कुछ प्रयोग है वो भी कर सकते हैं। और शिव बीज नहीं कह रहे थे शिवलिंगी शिवलिंगी बीज। ये भीतर देते हैं एक हफ्ते के लिए और एक समय निश्चित करना है कब लेना है सुबह है या रात में सोते वक्त इस प्रकार से और निकल जाना है इस प्रकार से। तो इन सभी उपायों से 85 90% तक रिजल्ट आ जाते हैं।
फिर भी 10-15% तक फेलियर हो सकता है। तो शुरू से ही ये बताना है कि हम कोशिश करेंगे इसके बारे में, लेकिन अगर स्त्री गर्भ रहा तो भी हत्या नहीं करनी है, ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। बहुत से रोगियों में जिनमें स्त्री गर्भ प्रधान योनि नाड़ी उत्तेजित हो जाती, विवाह डेज में पुत्र प्राप्ति होती और हेतु संभव करने से गर्भवती ही नहीं होती। इसलिए अगर सभी परिस्थितियां अनुकूल हो तो ही पहुंचना संभव है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इसमें मैंने योग के लोगों के साथ बात की थी और उनका कहना था कि दक्षिण नासापुट में जब हम डालते हैं तो वो नाड़ी चालू होनी चाहिए। अगर वाम नाड़ी चल रही है तो और दक्षिण में आप कुछ डालेंगे तो व्यर्थ हो जाता। तो हाथ नासा के यहाँ हाथ रखकर कौन सी नाड़ी चालू है ये अंदाज मिल सकता है। अगर वाम नाड़ी चालू है तो वाम कुक्षी पर लेटने से दक्षिण नाड़ी शुरू होती है, ये एक बात है। शिवलिंग के बीच गर्भधारणा की बात देते हैं इस प्रकार से। या ये योगी लोग कुबड़ी रखते थे कक्षा में, तो वो चेंज करते रहते थे उनके मतानुसार। जो नाड़ी चाहिए उस वो नाड़ी को निर्माण करते थे इस प्रकार से। तो ये एक रेफरेंस मिला इस प्रकार से कि वो नाड़ी चालू रहनी चाहिए और फिर ये सफल इस प्रकार का होगा। बलि पुरुषकारो ही दैवम प्रतिवर्तते, ये वाग्भट जब कहते हैं तो निस्संशय रूप में इसमें यशस्विता होनी चाहिए, फिर भी नहीं है, ये बात सही है इस प्रकार से। और दैव प्रतिकूल है ये भी बात हो सकती है। और फिर लोग भ्रूण हत्या करने के लिए निकलते हैं, वो अच्छा नहीं है। हमारे भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, उसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन ये बात बता देनी चाहिए कि अगर नहीं हुआ तो फिर आयुर्वेद को या उस वैद्य को दोष नहीं देना है, ये पहले से ही निश्चित कर ले इस प्रकार से। और दूसरी चीज इसमें पुत्र कामेष्टि भी कर सकते हैं, जो दशरथ ने की थी वो तो बहुत बड़ी थी, लेकिन पुत्र कामेष्टि एक 2-3 घंटों की इष्टि है, याग है, वो आसान है ऐसे कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का नहीं है। तो वो भी करवा ले, जितने भी तरीके से हो सके हम सब करें, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। कुछ ग्रामीण लोग जिनको पुराने वनस्पतियों का प्रयोग आता है उनमें इनसे दस्तूर पत्र का प्रयोग पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं। दत्तुर बीज का थोड़ा अजीब है। तो धतूर बीज की तो शुद्धि वगैरह करनी पड़ेगी और फिर उसका प्रयोग हो सकता है। अगर इसके लिए मैंने तो कभी सुना नहीं था इस प्रकार से वे प्रयोग करते हैं। हाँ, मैंने एक अजीब अनुभव किया था। संस्कृत की परिषद थी और मैं हाल ही में पास हुआ था, एक 1982-83 की बात है इस प्रकार। एमफिल कर रहा था पुणे यूनिवर्सिटी में और फिर वहीं पे ये संगोष्ठी थी संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो किसी का एक लेक्चर हुआ वहां पे। और उन्होंने पाया कि आदिवासी के एक लैंग्वेज में द्विवचन है। तो ये बहुत रेयर है। मराठी में भी एक वचन और बहुवचन है, द्विवचन नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये संस्कृत से ज्यादा जुड़ती है भाषा, तो उसका अध्ययन किया जाए। वो जाकर रहे उन आदिवासियों में वो भाषा सीखने के लिए।
और फिर उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया कि वहाँ मैरिज के बिफोर, शादी के पहले ओपन सेक्स था, ये प्रचलन था। कोई भी युवा और कोई भी युवती संभोग कर सकते थे शादी के पूर्व, और शादी होने के बाद फिर प्रामाणिक रहते थे, और इधर उधर नहीं भटकते थे इस प्रकार से, और अगर भटकते तो शासन हो जाता उनको इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने पूछा, इसमें बच्चे नहीं पैदा होते हैं क्या शादी के पूर्व इस प्रकार से करने से? तो बोले नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? तो बोले एक वनस्पति है यहाँ पे, रस उसका पीते रहती है जो लड़कियां हैं वो। जब तक वो पीती रहती है तब तक गर्भधारणा नहीं होती, शादी के बाद छोड़ देती है तो गर्भधारणा होती है, बच्चे होते हैं आसानी से। तो इतने जैसा, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। ये बहुत ही आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है और जरूरत है। लेकिन मेरा दिमाग उस समय में दौड़ा नहीं कि अरे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज इन्होंने बताई है, तो कौन सी वनस्पति है देखना वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब ये काफी पुरानी बात हो गई, वो टीचर भी नहीं रहे होंगे वगैरह। मैंने आदिवासी का जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें पूछने की कोशिश की थी, उनको कुछ पता नहीं था इस प्रकार का कुछ होता है ऐसा। तो ये भी बात अजीब है कि जब तक रस लेती है तब तक गर्भधारणा नहीं होती, रस लेना छोड़ देती है तो गर्भधारणा होती है। कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इस प्रकार से। अभी एलोपैथी में अगर इसका पता चल जाएगा तो वो एक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद पीछे दौड़ेंगे, एक्टिव प्रिंसिपल को निकालेंगे, उसका सिंथेसाइज करेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वो सही रास्ता नहीं है इस प्रकार से। नहीं, अभी कुछ भी याद नहीं है मुझे कौन से यहाँ पे था और किस प्रकार के वनस्पति का प्रयोग उन्होंने तो। वो तो संस्कृत स्कॉलर थे, उनका कोई संबंध नहीं था। इनका एक ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था इस प्रकार से, जो उन्होंने स्पष्ट रूप से संस्कृत संगोष्ठी में बता दिया। कॉन्फ्रेंस संस्कृत की थी। लेकिन हमारे लिए ये एक अच्छा मौका था उस जमाने में। अभी तो कुछ याद नहीं रहा, लेकिन ये सही है कि अगर कुछ इस प्रकार का क्ल्यू मिल जाता है तो शायद कुछ बात बनेगी इस प्रकार से। आपका कोई अनुभव है क्या आयुर्वेद कॉन्ट्रासेप्टिव पर? नहीं है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही थी। वैसे ये बड़ी समस्या है कॉन्ट्रासेप्टिव इस प्रकार की। कंडोम का जहां तक उपयोग होता है वो ठीक है। लेकिन उसमें यशस्विता जो है 96%, 97% इतनी है, फिर भी 2-3% उसमें अपयश हो जाता है, फेल्योर आता है। फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उनका श्योर शॉट जो है वो हार्मोन्स देना यही है इस प्रकार का। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इस प्रकार के हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की अभी जरूरत है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और वो नहीं मिल रहा इस प्रकार के। बोलो भी, लिखो भी, जीएसवीसी में लिखो और बोलो भी। छत्रक नाम से कंडोम का वर्णन सुश्रुत में आया है और ये निषेध बोला है। हाँ, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है। आ, वो सुश्रुत का रेफरेंस कोट करो। क्योंकि सुश्रुत जब पढ़ा तो ये बात सामने आनी चाहिए थी। कंडोम है सुश्रुतांत छत्रक नावाचं।
तो राहुल गुप्ता से म्हणणं है। जी, जीएसवीसी में डालता हूँ। ठीक है। छात्र का शायद मशरूम है। छत्र का मशरूम है। हाँ, जी। लेकिन ऐसी कुछ उसकी प्रॉपर्टी है, मेरे ध्यान में नहीं है। और इस प्रकार के और रेफरेंस तो ध्यान में रखता हूँ। छत्र का मशरूम के लिए आया है। ये तो है, लेकिन ठीक है, मूल रेफरेंस देखते हैं क्या है इस प्रकार से। अजय, तुम अगर बताना चाहते हो तो बताओ, या फिर जेएसवीसी में डालो, कुछ भी करो। जी प्रणाम सर। हाँ। जी। सर अभी कुछ दिन पहले ही एक वैद्य जी ने अनुभव शेयर किया था। उन्होंने बताया कि ये एरंड बीज का मगज जो है वो कैप्सूल में भर के ऋतुकाल के बाद 3 दिन पिलाना है, खिलाना है। उसको पानी से निगलवा देना है बस। किसको फिर से बता एक बार। एरंड बीज। एरंड बीज। हाँ। एरंड बीज की मगज। हाँ। हाँ। अंदर खोल के उसका खोखा फेंक देंगे, अंदर का जो उसका भाग रहता है उसको हाँ। कैप्सूल में भर के, और ऋतुकाल के बाद, ऋतुकाल में जब स्नान कर लेंगे उसके अगले दिन से प्रतिदिन सुबह 3 दिन तक उसको एक एक कैप्सूल खिलाना है। हम्म। तो उससे उन्होंने बताया कि लगभग 2-2.5 वर्ष तक गर्भधारण फिर नहीं होता है। अच्छा। हाँ उन्होंने बताया कि ये मैंने पूछा कि आपका प्रत्यक्ष खुद का अनुभव है, तो बोले हाँ 10-15 लोगों पर अनुभव है। हाँ। फिर मैंने पूछा कि आपको दोबारा से फिर प्रेगनेंसी हुए वो भी आपके अनुभव हैं क्या पेशेंट? तो उन्होंने कहा हाँ, 4-5 लोग दोबारा से, जिनको 2 वर्ष के बाद में, किसी को 2.5 वर्ष के बाद में, या किसी को 1.5 वर्ष के बाद में भी प्रेगनेंसी उनको दोबारा से हुई है और उनके ये बच्चे हैं। कितने दिन, एक ही महीने में देना है या आगे भी हाँ। देते रहे? एक एक ही महीने, एक ही महीने के एक, लिए देना। जी एक ही बार देने को बताया। अच्छा। और 3 दिन ही देना है? 3 दिन ही देना सर। ओके। वैसे इसकी शुद्धि आई है एरंड बीच की दूध में। मालूम नहीं शुद्धि करके देना है नहीं देना है इस प्रकार उन्होंने से। डायरेक्ट बताया है। हाँ हाँ। वीण अनिरुद्ध देशपांडे, वैद्य अनिरुद्ध देशपांडे, कराड था। इमली सब्जेक्ट था। अपामार्ग एज कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन ये अपामार्ग का शायद पिछू रखना है। योनि में इस प्रकार से। उनका एक सर परमानेंट इसको बंद करने के लिए भी उनका एक्सपीरियंस है, तो उस विषय पे अभी बात नहीं हुई है, होती है तो फिर शेयर करते हैं। हाँ हाँ। पुराने लोग कहते थे कि एक पालना नाम की चीज होती है। कि कुछ औरतों में 2 बरस का 3 बरस का इस प्रकार का पालना होता है, तो उस बीच में गर्भधारणा होती ही नहीं है, कुछ भी करो। जब ये समय आ जाता है, 2 बरस का 3 बरस का जो भी है, तो गर्भधारणा होती है। और ऐसे फैमिलीज भी दिखते हैं कि बराबर 3-3 बरस की गैप, 2-2 बरस की गैप इस प्रकार की बच्चों में दिखी जाती है। पुराने जमाने में तो 5-6 भी बस्ते होते थे, उससे ज्यादा भी होते थे। तो सभी में एक समान अंतर इस प्रकार का दिखाई देता। तो ये भी बात हो सकती है। पीरियड नंतर द्यावे। इनका कहना है उसका मगज देना है तो फोड़ के उसका जो चूर्ण है वो कैप्सूल में भर भर के देना है, आखा नहीं देना है ये। गुप्ता जी ने अभी डाल दी क्या पोस्ट वहां पे?
तो ठीक है। मैं थर्ड ईयर में था, तो सभी लोग ये संगमनेरकर सर का क्लास लगाते थे गायनेकोलॉजी के लिए। वैसे संगमनेरकर सर BAMS, HCPS, MBBS, MD गायनेकोलॉजी, इस प्रकार का उनका प्रवास रहा था। तो मूल आयुर्वेद के और फिर एलोपैथी में MD गायनेकोलॉजी, इस प्रकार के। और एलोपैथी में बहुत बड़ी प्रैक्टिस रही उस उनकी, ये संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। तो मैं भी कुछ दिन ये उनके क्लास के लिए जाता था। तो न उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, आयुर्वेदिक कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में उसको बहुत उपहास पूर्वक बताया था। तेल चिंदी मेथड, इस प्रकार की। पिच्चू को उन्होंने तेल चिंदी इस प्रकार से नाम से बताया। और ये क्या है, कैसे बताते हैं, इस प्रकार की भावना उसमें थी। और फिर ये तो करना नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव देनी है, ऐसा उनका कहना था। और एक दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि कष्टार्तव डिस्मेनोरिया, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो उनका कहना था कि बस एनालिसिस देते रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर किसी पहले डॉक्टर ने कुछ एनालिसिस दिया है, तो ट्रेड नेम बदल के दूसरा एनालिसिस देना है, इस प्रकार से। लेकिन उसकी मूल रूप से चिकित्सा होती ही नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया था। और दूसरी जगह ये लीला गोखले करके एलोपैथी की डॉक्टर, उसको खुद डिस्मेनोरिया की तकलीफ थी। तो ये 1935 की बात है जब वो डॉक्टर हुई, बीजे मेडिकल से, इस प्रकार से। गाजर बीज कॉन्ट्रासेप्टिव्ह म्हणून वापरतात असं ऐकलं आहे, मात्र डिटेल्स आठवत नाही। मैंने भी सुना है, लेकिन फिर भी। तो वहां के उस जमाने के एलोपैथी के डॉक्टर ने उनको कुछ पुड़िया दे दी। उस जमाने में एलोपैथी डॉक्टर्स भी आयुर्वेद की दवाइयों का प्रयोग करते थे, इस प्रकार इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस चलती थी। डॉक्टर राह भड़कमकर, ये पुणे में बहुत जाने माने चिकित्सक थे। और एलोपैथी के डॉक्टर थे, आयुर्वेद भी प्रयोग करते थे, इस प्रकार से। तो ए बंधक टैबलेट, आयुर्वेद कॉन्ट्रासेप्टिव। Ayurvedic contraceptive, it combines the potency of natural ingredients, including resinous, communis seed, and purified antimony sulfate, prevent pregnancy without disturbing hormonal balance. B. Herbal synergy. The herbal blend in Bandhak tablet works synergistically to create a potent contraceptive effect. The combination of anti-fertility and spermicidal herbs ensures enhanced efficacy. Trusted and safe Bandak tablet has been used for generations, and its safety profile is well established when used directly. It differs reliable contraception. ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन हो गई। ओरिजिनल सुश्रुत का रेफरेंस अगर है तो जरूर देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो बताने का तात्पर्य ये था कि उन्होंने पुड़िया दी थी, और पहले ही पीरियड में उनको काफी रिलीफ हो गया। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या दिया आपने। तो उन्हें कहा कि ये चावल का हस्क है, उसके जो ऊपर आवरण है उसका चूर्ण है, और इसमें विटामिन B1 होता है, जो इसमें प्रचलन में है, इसमें अच्छा काम देता है, इस प्रकार से। फिर ग्लैक्सो कंपनी उस समय विटामिन B1 बनाती थी। एरेंडस वापर लिया है। ओके। बंधन टैबलेट अभी मिलती है क्या?
कितने डोज में लेनी है, कैसे लेनी है, वगैरह वगैरह, ये सब अगर मालूम है तो डालो। और फिर इन्होंने, ये जब डॉक्टर बन गई तो इन्होंने इसके आधार पर संशोधन किया और बहुत सारी औरतों का औरतों को इसका फायदा हो गया। तो उन्होंने करवे नगर में ही, करवे शिक्षण संस्थाओं में 30 लड़कियों पर इसका प्रयोग किया और उसका एक पेपर लैंसेट को भेजा। लैंसेट ने कहा कि 30 से सैंपल साइज ठीक नहीं है, आपसे कम से कम 500 से ऊपर सैंपल साइज होना चाहिए। तो उन्होंने वो भी किया। फिर लैंसेट को भेजा। फिर लैंसेट ने स्टैंड ले लिया कि ये तो विटामिन है, ये दवा नहीं है। इसलिए लैंसेट ने पेपर पब्लिश नहीं किया। फिर उन्होंने इसके बारे में लेक्चर देना आरंभ कर दिया। बीच में ग्लैक्सो कंपनी ने इसका उत्पादन बंद कर दिया। तो ये बड़ी अजीब बात है। जो साइंटिफिकली प्रूवन इस प्रकार का है कि विटामिन B1 जो हैंड पाउंड राउस में मिलता है, अगर गिरण में इस प्रकार का करते हैं, मिल में, राइस मिल में आवरण निकालते हैं तो वो जल जाता है। तो इसलिए अगर हमें वो पाना है तो हैंड पाउंड राउस राइस में से मिलेगा, या फिर जो भी इस प्रकार का आवरण निकलेगा वहां से वो भी हम ले सकते हैं, कोंडा जिसको कहते हैं। अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि मैंने जब सब ये सुना तब वो 100 बरस की हो गई थी। उसकी लड़की ने इसके बारे में एक लेख सकाळ में लिखा था, सकाळ में या लोक सत्ता में तो, वो पढ़कर मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। मैं मिलने के लिए गया, ये पुणे में ही है। डेंगटनी खाना पे। फिर भी वो बोलने की कंडीशन में नहीं थी, काफी बूढ़ी हो चुकी थी, और लड़की तो डॉक्टर नहीं थी। सिर्फ उसने लेख छपवा दिया था इस प्रकार से। तो शायद एलोपैथी का ज्ञान हो इस प्रकार का, लेकिन ये समस्या बड़ी है। और हम कम से कम हैंड पाउंड राइस या हाथसड़ीचा तांदूळ यही लेना है, ये तो बता सकते हैं। हमारे हिसाब में तो वातज इस प्रकार की योनि व्यापक है, और बस्ती देना, बात के कारण टालना वगैरह, ये सब बातें होती है और हम ट्रीट करते भी है पुरुषार्थ कष्टार्थों को। लेकिन इस तरीके से भी इसका इलाज हो सकता है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रही। तो ठीक है, देखते हैं अगर ये बंधन टैबलेट मिलती है आसानी से, दे सकते हैं तो एक अलग बात होगी। और उसके अच्छे रिजल्ट्स है तो बेटर ऑप्शन है कि हार्मोन्स देने के बजाय ये देना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। हार्मोन से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और वो तकलीफ देने वाला मामला इस प्रकार का है। तो मेहस्य उपद्रव शांत्यर्थम पिटिका शांत्यर्थम च नगरोधस्य उपयोगः वटकवल्कलस्य चूर्णं मधुना लिया तत्पित्त प्रमेहम हन्ति तथा च आहारे वटफलानि प्रमेह उपयुक्तानि भवन्ति। तो ये कच्चे और पके इस प्रकार से होंगे, वैसे उदुम्बर के जैसे नीचे गिर जाते हैं, वैसे मालूम नहीं वट के फल गिर जाते हैं या नहीं जाते हैं इस प्रकार से। वटशृंगानि शुक्र धातु बलकराणे गर्भाशय बलकराणे च भवन्ति रक्तजयन्यां तथा श्वेतप्रदरे च वटकल्क कषायः वटवल्कल कषायः योनि प्रक्षालनार्थम हितः। तो एक पंचवल्कल कषाय आता है। या पंचवल्कल चूर्ण भी मिलता है, उसका कषाय बना के दे सकते हैं, धावन योनि धावन कर सकते हैं इस प्रकार योनि प्रक्षालन के लिए। तथा च स पाने हितकरो भवति वटक्षीरं सशर्करं गर्भाशयगत रक्तम हन्ति। वटक्षीर सशर्कर गर्भाशयगत रक्तस्राव का हरण करता है। तो पुत्रोत्पाद स्थितिप्रद ये बात बताई गई है। तो नेगरोध और दूर्वा, ये दोनों द्रव्य मैं प्रयोग करता रहता हूँ हर गर्भिणी में।
अगर हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए आई है औरत और फिर गर्भधारणा हो गई है तो पूरा एंटीनेटल चेकअप और मेडिसिन हमारे यहाँ भी चलता है, गायनाकोलॉजी के पास भी चलता है, लेकिन हमारे यहाँ भी चलता है। तो उसमें ये देते रहते हैं नेगरोध और दुर्वा इस प्रकार से, और हैबिचुअल एबॉर्टर्स में तो देते ही है इस प्रकार के। यूटेराइन फाइब्रॉइड के केसेस में ट्रीटमेंट क्या है, आहार क्या अवॉइड करना है? थोड़ा मुश्किल मामला है। उसमें सिम्टम्स क्या है ये देखकर करना पड़ेगा। जनरली हेवी ब्लीडिंग, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है तो हेवी ब्लीडिंग ये कॉमन है इस प्रकार से, और शूल ये एक लक्षण होता है। तो उस दृष्टि से उसको देना है श्रेयस। yes, there I two groups need to be merged. These two groups need to be merged. ये बात सही है। जीएसएससी मालूम नहीं ग्रुप की मर्यादा कितनी है, शायद ये दूसरा ग्रुप इसीलिए बना कि नो ब्लीडिंग स्लाइट पेन। जो भी डालते हैं वो दोनों में डालते हैं, वास्तव में जीएसएस भी एक और ग्रुप है। तो वो एक अलग गाडगिल और संहिता वाचन इस प्रकार का है। यस, देयर आर टू नीड टू बी मर्ज। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, ये अभी जरूरत है। और जितनी जोर से ये मालाडी वगैरह का प्रचार किया गया है हार्मोन्स का, जो दोनों में डालते हैं वो ज्यादा बेहतर अक्षर है। टेलीग्राम पर कॉमन ग्रुप हो सकता, वहाँ मेंबर ज्यादा ऐड कर सकते, ये बात हो सकती है। मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, अभी मैं डाल नहीं रहा हूँ उसमें कुछ। इंट्राम्यूरल सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड में किन धातु पाचकों पर विचार कर सकते हैं? जैसे मांस और मेद ये दो वस्तु है, और रक्त होता ही है, तो इन सभी के बारे में सोचना है। और बात यह है कि अगर फाइब्रॉइड बढ़ता जा रहा है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है, या पेन कम नहीं हो रहा, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, तो दिक्कत वाली बात होती है। मैंने देखा है कि मेंटेन हो जाते हैं, ब्लीडिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, शूल कम हो जाता है, फाइब्रॉइड में कोई अंतर आता है नहीं आता है अलग बात है। इसमें प्रेगनेंसी भी रह सकती है और वो कंटिन्यू हो सकती है। उसके बाद प्रेगनेंसी रहने के बाद फाइब्रॉइड नहीं बढ़ते हैं, केवल गर्भ बढ़ता बट सर फाइब्रॉइड बनने की कॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्या है? है। मुश्किल है बताना। मेरा कहना है कि अभी जो खाने के तेल में परिवर्तन आया, ये उसका मूल कारण। पुराने जमाने में केवल नैसर्गिक तेल का ही प्रयोग होता था। जैसे ये रिफाइंड ऑयल प्रचलन में आ गया और काफी अलग अलग ऑयल्स प्रचलन में आ गए, ये मेदो धातु के लिए दुष्टि के लिए कारण बन गए। और चाहे फाइब्रोएडिनोमा हो ब्रेस्ट में, यूटेराइन फाइब्राइड हो, मेदोज ग्रंथि हो, तो इन सभी के बारे में इसके बारे में सोचना है। तो पहला है कि
नेचुरल खाना खाओ, ये पहली बात। ऑर्गेनिक भी नहीं, नेचुरल जिसमें देसी बीज का प्रयोग है। और तेलों में अभी तो मैं मूंगफली का तेल लेने के लिए कहता हूँ। दक्षिण में है तो नारियल तेल, और उत्तर में सरसों का तेल, ये प्रचलन में है, वही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार के है। तो जब तक ये जो बातें हैं वो बदलती नहीं, तब तक मुश्किल है काफी मामला। रिनल स्टोन फंसने के कारण स्टेंट डलवा के स्टोन निकाला। अब इनफर्टिलिटी के लिए मेरे पास है 38 बरस, लक्षण कम हुए लेकिन 5 cm यूटेराइन फाइब्रॉइड, रिनल कॉर्टिकल मास लॉस। मेंसेस रेगुलर रखने के लिए हार्मोन्स टेबलेट लेते हुए साथ में फाइब्रॉइड के लिए हम आयुर्वेद चिकित्सा ले सकते हैं। रेगुलर मेंसेस करने के लिए हार्मोन लेना ही नहीं है। अगर नैसर्गिक आहार सेवन करेंगे तो अपने आप ये हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा इस प्रकार से। Bandhaka tablet from Prabhat Ayurved Pharmacy is a natural solution to expensive and unsafe contraceptive. Bandhan tablets are 100% Ayurvedic and natural and is a contraceptive that does not interfere with the natural and regular menstrual cycle in females. Once used in, it lasts for 60 days and avoids pregnancy during that time. It is an oral course that has no known side effects and is completely safe for the user. Natural 100% no side effect. Natural contrast. Erand beach giri 1 piece. काला सुरमा 1 piece. ये कहाँ पे अवेलेबल है? अच्छा हुआ ये डिस्कशन हुआ। तो ये बातें सामने आई। तो मंगेश तुम डालो जेएसवीसी में कहाँ पे मिलता है, अवेलेबल है इस प्रकार से। और फिर सर हाँ सर ये अभी फाइब्रोइड के कारण पर एक वैद्य जी का बताना चाहूंगा। उनका कहना है कि मासिक धर्म जो है वो एक व्रणवत है, मतलब व्रण की तरह है। उस समय ये जो हमारी मासिक धर्म की जो चर्या बताई है आयुर्वेद में वो पूरी नहीं करती हैं महिलाएं आजकल। इसके कारण फाइब्रॉइड ज्यादातर बनते हैं। तो ऐसा ये सही है क्या? ये सही है कि ऋतुचर्या सॉरी ऋतुमती परिचर्या, रजस्वला परिचर्या की नहीं जाती, और ये एक अहम कारण है औरतों की बीमारियों का। तो उससे पहले बचना है। और नेचुरल में क्या डिफरेंस है? नेचुरल में देशी बीज का प्रयोग है, ऑर्गेनिक में बीज देशी ही होगा ऐसा नहीं बता सकते, वो हाइब्रिडाइज हो सकता है। लेडीज फेस्टिवल मध्ये रजप्रवर्तन कुठे नव्यासाठी नेण्यासाठी म्हणून हार्मोन्स पिल खातात, आयुर्वेदिक मध्ये आपण काही देऊ शकतो का? ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। स्तन्य शैथिल्य, बोटल लेप इन स्तन्य शैथिल्य, स्तन शैथिल्य नॉट स्तन्य, बोटल लेप इन स्तन शैथिल्य, युटेराइन फाइब्रॉइड मध्ये रजप्रवर्तन बिना हार्मोन्स के हेवी ब्लीडिंग बहुत हो जाती है फाइब्रॉइड के कारण, होता है। फिर भी काफी औरतों में रिलीफ मिलता है, ऐसा है।
मांसपाचक with small quantity यष्टि मधु चूर्ण for fibroid. सर एक एंडोमेट्रियल अप्लाजिया का रोगी है, क्या रजक्षय मानकर ट्रीट कर सकते हैं? काला सुरमा क्या होता है? जैसे सुरमा सुरमा है, काला सुरमा ऐसा मुझे भी मालूम नहीं है क्या है इस प्रकार के, बट आउट ऑफ स्टॉक। ओके, लेकिन फार्मेसी कहाँ है? 60% बंधक। फाइब्रॉइड में पहले नहीं था, स्टेट के बाद सोनोग्राफी में आया। ओके। इट्स saying ई सुरमा यूनानी मेडिसिन। या और अजीब है। Well, fibroid, I have been treating a patient from last 6 months, तो उनको multiple fibroids थे। अभी bleeding तो कभी भी नहीं थी उनको, अभी भी नहीं है, but every time the sonography report is changing। मतलब ओके। जो फाइब्रॉइड्स के जो उन लोग बता रहे थे कि एक है, फिर मतलब दे वर नॉट मेंशन द साइज। नाउ लास्ट कल का जो रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने साइज एंड विद डायग्राम दे हैव एक्सप्लेन्ड सो दैट द पेशेंट बिकम fearful एंड गो फॉर ऑपरेट। ओके। तो पेशेंट ने कहा कि मुझे तकलीफ ही नहीं है, तो मैं नहीं, मैं आयुर्वेदिक की मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहूंगी करके वो बोलकर मेरे पास आ गई। ओके। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अभी जैसे आपने कहा कि फाइब्रॉइड की साइज ग्रोथ भी नहीं होगी बट वो वैसे ही रहेगा, श्रिंक नहीं होगा, तो शुड वी कंटिन्यू दिस ट्रीटमेंट और कि क्या मतलब पेशेंट को क्या कहना है हमको? मेरा कहना तो यही है कि कंटिन्यू करें ट्रीटमेंट। जब तक कुछ तकलीफ नहीं होती तब तक कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत ही शूल है या फिर ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हो रहा है इस प्रकार से, तो अमृतसर पंजाब ठीक है, जीएसवीसी में भी डालो। साइज रिड्यूस होता है, हो सकता है, इसमें कोई संदर्भ ये नहीं है। यूएसजी में भी सारी एबनॉर्मेलिटीज होती है। हाँ सेंटर बहुत, टू वो तो है। सेंटर, हाँ, रिपोर्ट चेंज होते हैं, वो सही है। नहीं तो अभी लास्ट रिपोर्ट में राइट ओवरी सिस्ट दिखा रहा था, अभी राइट ओवरी सिस्ट छोड़ के लेफ्ट ओवरी सिस्ट दिखा रहा है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब हाउ टू हाँ। जज दिस, कैसे क्या करे मतलब। हाँ। और पेशेंट को तकलीफ ब्लीडिंग तभी भी नहीं थी, पेन बहुत था तभी जब वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी। एंड देन शी द गायनेकोलॉजिस्ट वाज सजेस्टिंग हर कि नहीं ऑपरेट कर लो, मल्टीपल है, बट शी वाज नॉट रेडी, तो शी केम टू मी। अभी ओके। उनका पेन कम हो गया है, ब्लीडिंग तो था ही नहीं पहले भी, अभी भी नहीं है। और जो हाँ। साइज उनको टेंशन था कि वो यूरिनरी ब्लैडर पे वो प्रेशर करेगा तो साइज इंक्रीज हुआ होगा, तो उन्होंने सोनोग्राफी करना लगाया तो वैसा कुछ भी नहीं है तकलीफ, तो देन शी डिडंट रिप्लाई ओनली। ओके। मतलब गायनेकोलॉजिस्ट ने कोई डिस्कशन ही किया उसके ऊपर। हाँ, तो यही ट्रीटमेंट चालू रखो, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है वास्तव में, ये डराते रहते हाँ हैं तो मैंने उनको एलोपैथी। वही कहा कि आप गोलियां खाते रहो, जिस दिन आपको लगा कि नहीं मेरे को गोलियां भी नहीं खानी उस दिन फिर निकाल देंगे, और क्या कर सकते हैं। बराबर है, बराबर। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, अभिजीत सर, आप सर बता रहे थे कि बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स निकल जाते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, राइट? लेफ्टचा घोळ बरेच ठिकाणी असतो रिपोर्टमध्ये। ठीक है, आज रुकते हैं, कल मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।